हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं वार्षिक समसामयिकी जो विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है, जिसमें अभी तक हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया। इसी करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा जुलाई 2023 की सीरीज रहेगी, जिसमें जिस तरीके से विगत वर्षों की श्रृंखला को कंप्लीट किया कि राज्य व्यवस्था के टॉपिक को एक लेक्चर में कंप्लीट किया, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक लेक्चर में कंप्लीट किया, अर्थव्यवस्था को, सामाजिक मुद्दे को, सामाजिक सुरक्षा को, पर्यावरण को तथा संस्कृति से संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी टॉपिक को एक एक करके प्रत्येक लेक्चर वाइज डिवाइड करके पढ़ा है। इसी के साथ ही हम आप जुलाई 2023 के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले टॉपिक को देख लेते हैं कि जुलाई 2023 में क्या क्या टॉपिक रहे, क्या क्या समसामयिकी घटनाक्रम रहे, उन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि जो जुलाई में करंट अफेयर रहा है उसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक रहे, जैसे समान नागरिक संहिता का होना, न्यायालय में लंबित मामले, प्रवर्तन निर्देशालय, बहुराज्य सोसाइटी विधेयक 2022 के बारे में, सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 के बारे में, और संक्षिप्त में सुर्खियां रहीं जैसे चुप रहने का अधिकार, मतदाताओं को लुभाना हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराबबंदी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिकाओं का सीमांकन, डार्क पैटर्न। इसी तरीके से जो राज्य व्यवस्था से संबंधित मुख्य टॉपिक है ये सब है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जैसे भारत श्रीलंका संबंध, भारत फ्रांस संबंध, नेबरहुड फर्स्ट नीति, भारत की ऊर्जा कूटनीति, बहुपक्षीय विकास बैंकों की मजबूती करना, इसी तरीके से और भी ये अन्य टॉपिक हैं। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, कि अर्थव्यवस्था में आती है जैसे राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, वस्तु एवं सेवा कर, कर आधार पर विस्तार, जन विश्वास विधेयक 2023, गिग श्रमिकों, गिग अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ टॉपिक हैं। फिर आता है इसी के साथ ही सुरक्षा से संबंधित टॉपिक, जैसे साइबर सुरक्षा के संबंधित पर सुर्खियों में रहे अभ्यासों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण से संबंधित टॉपिक में पढ़ते हैं जैसे जैव विविधता संशोधन विधेयक के बारे में, पौधा किस्मों कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, वन संरक्षण, टाइगर रिजर्व के बारे में, नीली अर्थव्यवस्था, पवन ऊर्जा, और सबसे संक्षिप्त में सुर्खियों को विस्तृत में पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से सामाजिक मुद्दे के टॉपिक को फिनिश करेंगे। और इसी के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में, न्यूट्रिनो कण के बारे में, नॉन शुगर स्वीटनर्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर संस्कृति के संदर्भ में, जैसे मेहर भोज का होना, अल्लारुजी सीताराम जी के बारे में, इन सब के संदर्भ में सभी के बारे में पढ़ेंगे। नीति शास्त्र से संबंधित कुछ टॉपिक को फिनिश करेंगे। साथ ही में पढ़ेंगे सुर्खियों में रही प्रमुख योजनाओं के बारे में। इसी के साथ ही ये सब मेजर टॉपिक रहेंगे, इनके सब टॉपिक को एक एक करके प्रत्येक लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ ही। हमारा पहला टॉपिक आएगा राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में पहला सब टॉपिक रहता है समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर अलग अलग हितधारकों के सुझाव मांगे हैं, जिसमें यूसीसी के बारे में देखते हैं कि यूसीसी ने पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान करती है। यह एक समान कानून सभी धार्मिक समुदायों, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून काफ़ी जटिल एवं अलग अलग होते हैं, जिसमें प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों का पालन करता है, जिसमें उदाहरण के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय आदि पर लागू होता है। इसी के साथ ही आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसमें मुस्लिम समुदायों पर लागू होता है। फिर आता है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, जिसमें ईसाई, पारसी या यहूदी समुदाय पर लागू होता है। इससे पहले विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया था कि यूसीसी पारिवारिक कानून के स्तर पर ना तो आवश्यक है ना ही वांछनीय है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सभी धर्मों के मौजूदा पारिवारिक कानूनों में व्याप्त भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए उसमें संशोधन और संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। इससे मौजूदा कानून की व्याख्या में व्याप्त अस्पष्टता को कम किया जा सकेगा, उससे बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। वर्तमान में गोवा में भारत का एक ऐसा पहला राज्य बनाया गया है जहां पर एक प्रकार से यूसीसी पहले से ही लागू है। वहां पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को लागू किया गया। अब जानते हैं यूसीसी के पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्कों के बारे में। पक्ष में तर्क में देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि इससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं, कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिए गए। पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है इसी के साथ ही, जिसमें यूसीसी में लागू होने से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा जा सकता है और यहाँ
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य होते एक ऐसे राष्ट्र से होता है जहाँ धार्मिक मान्यताएं नागरिक मामलों पर लागू नहीं होती। राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने के संदर्भ में कि इसमें यूसीसी को निम्नलिखित तरीके से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें पहला आता है धार्मिक तथा सामुदायिक विभाजनों को समाप्त करके, दूसरा आता है समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देकर, और तीसरा आता है अधिक एकीकृत कानूनी प्रणाली निर्मित करके। लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलने के अंतर्गत यूसीसी कार्य लागू करके कुल धार्मिक व्यक्तित्व कानूनों में व्याप्त लैंगिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा। इससे लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को भी बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने भारत में यूसीसी लागू करने का मांग की है, जिसमें भारत को समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। कानूनों के सरलीकरण संभव हो पाएगा, जिसमें यूसीसी विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार आदि से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए तलाक की मांग करने वाले लोगों को अपनी आदि धार्मिक पृष्ठभूमि से परे रहते हुए एक मानकीकृत प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिससे विवादों का तेजी से और अधिक कुशल समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। आधुनिक समय के साथ तालमेल स्थापित करना संभव होगा, जिसमें यूसीसी को लागू करने से आधुनिक सिद्धांतों को अपनाया जा सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मौजूदा कानून नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप है और जिसमें समावेशिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा भी मिलेगा। आप जानते हैं यूसीसी के विरुद्ध तर्क के बारे में, जिसमें पहला आता है विविधता के विरुद्ध में। पहला आता है कि यूसीसी को लागू करने के लिए देश के विविध समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी हो सकता है, जिससे ध्यातव्य है कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े इस प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है, जिसमें यूसीसी लागू करने में अल्पसंख्यक समूहों को प्राप्त सुरक्षा और विशेष अधिकार कम हो सकते हैं और उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता भी नष्ट हो सकती है। आम सहमति का अभाव होना कि प्रत्येक समुदाय की कुछ ऐसी विशिष्ट परंपराएं और रीति रिवाज और धार्मिक कानून होते हैं जिन्हें वे संरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए सभी समुदायों की सहमति और समझौते के बिना यूसीसी लागू करने में सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। संघीय संरचना के संदर्भ में इसमें कई विशेषज्ञों के अनुसार यूसीसी राज्यों की विधायी क्षमता का अतिक्रमण कर सकता है। इस अतिक्रमण के कारण यूसीसी के प्रवर्तन में सरकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है, जिसमें तर्क दिया जाता है कि राज्य अपनी जनता की जरूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत कानूनों का आकलन करने और उन्हें कानून को बेहतर बनाने की स्थिति में होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्य जमीनी स्तर पर वास्तविकताओं की निकटता से जुड़े होते हैं। आप जानते हैं कि यूसीसी की पृष्ठभूमि के बारे में कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद में, जिसमें स्वतंत्रता के पहले देखते हैं कि ले की रिपोर्ट 1840 ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों में संबंधित भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने की महत्व पर जोर दिया है। जिस हालांकि यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं और मुस्लिमों में व्यक्तिगत कानून को इस प्रकार के संहितीकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। BN राव समिति ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध हिंदू कानून का सुझाव दिया, जिसमें महिलाओं के समान अधिकार देने की बात कही गई थी। फिर आता है स्वतंत्रता के बाद में, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भारत के नागरिकों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 4 प्रमुख कानून है। पहला आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और फिर आता है हिंदू मार्टिनिटी गार्जियनशिप अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 आता है, जो स्वतंत्रता के बाद की पृष्ठभूमि है। फिर जानते हैं यूसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बारे में, जिसमें अहमद खान बनाम साहिबानो बेगम और अन्य बात के 1985 के मामले में संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद में संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता पर दोहराया गया। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद जो 2017 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तलाक ए बिद्दत या लगातार 3 बार तलाक कहना किसी प्रथा को असंवैधानिक करार करता है। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि जैसे आम सहमति का होना। यूसीसी के संदर्भ में सरकार को धार्मिक नेताओं और सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए, जिसमें मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, जो यह सुनिश्चित करती है कि यूसीसी को राजनीतिक लाभ के एक साधन के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यान्वयन गैर पक्षपातपूर्ण एवं समावेशी तरीके से किया जाए। जागरूकता के संदर्भ में यह अत्यावश्यक है कि आम जनता यूसीसी के प्रवर्तन हेतु तर्कों और उनसे मिलने वाले लाभों को समझे, जिसमें जरूरी होता है कि वह सरकार, नागरिक समाज, मीडिया मिलकर इस दिशा में प्रयास करे। इसके संदर्भ में भेदभाव को समाप्त करने के संदर्भ में देखते हैं कि यूसीसी को लागू करने से पहले मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की गहन समीक्षा की गई है, जिसमें यूसीसी की न्याय, समानता और भेदभाव के सिद्धांतों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित हो सकेगी। चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें यूसीसी के लक्ष्य को आदर्श रूप से अलग अलग चरणों को पूरा किया जाना चाहिए, जैसे कि विवाह की आयु से संबंधित हालिया संशोधन, सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण करना, जिसमें सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। इसमें एक नाम है यूसीसी को कठोरतापूर्ण लागू करने की बजाय निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा, और इसके विपरीत
कलम में यूसीसी का प्रवर्तन लोगों की कानूनी सहायता लेने को मार्ग को बाधित करेगा और ऐसा करने में विवाह और तलाक के मामले को न्यायोत्तर तरीके से सुलझाया जा सकता है। अब आता है न्यायालय से संबंधित मामलों के संदर्भ में, जिसमें आता है कि हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने राजभाषा को सूचित किया है कि देश की अलग अलग अदालतों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मामलों के लंबित होने के कारण में आता है कि वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। साथ ही है न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने में देरी होती है। अदालती प्रक्रिया का बार बार स्थगित होने के संदर्भ में कि वर्तमान में भारत में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी मामले की सुनवाई को अधिकतम 3 बार ही स्थगित किया जा सकता है, जिससे दुर्भाग्यवश 50% से ज़्यादा मामलों में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अदालत में लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ जाती है। बुनियादी ढांचे की कमी के संदर्भ में कि भारत के न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के संबंध में कई कमियां हैं, जिसमें उदाहरण के लिए पहला आता है न्यायालयों के परिसरों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिलना, दूसरा आता है पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन का अभाव होना, तीसरा आता है कर्मचारियों की उदासीन कार्यशैली और चौथा आता है नए न्यायाधीशों के बैठने के लिए न्यायिक पक्ष की कमी आदि इसके संदर्भ में है। फिर आता है जांच में देरी के संदर्भ में देखते हैं कि कई कारणों से दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में निपटान में प्राय देरी होती है। इस कारण से वकीलों की अनुपलब्धता, गलत तरीके से दिए गए प्रोत्साहन, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति आदि सम्मिलित होती है। इससे न्यायिक लंबितता बढ़ती है, जिसमें न्याय मिलने में देरी होती है। अन्य मुद्दों में देखते हैं कि इस संदर्भ में अन्य मुद्दे भी विद्यमान होते हैं जिनके कारण न्याय मिलने में देरी होती है। उदाहरण के लिए न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की दुरुपयोग, अशक्ति दुरुपयोग, अनुचित अदालती व्यवहार आदि होते हैं। फिर आता है कि शब्दावली को जानते हैं, जैसे जुडिशियल पेडेंसी, जो न्यायालय से लंबित मामले के संदर्भ में कि भारत न्यायिक प्रणाली उस बाधित स्थिति से होती है जहां एक और मुकदमे की संख्या में तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी ओर न्यायिक निर्णय या विवादों के निपटान की गति बहुत धीमी होती है, जिसके चलते निचले स्तर से लेकर उच्चतर मामलों में करोड़ों मामले लंबित होते हैं। डेटा बैंक के संदर्भ में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या 60.6 लाख और 4.4 करोड़ है। भारत में 10 लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग में 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश ही सिफारिश करते हैं। न्यायपालिका के बजटीय आवंटन में जीडीपी का 0.8 से 0.9% इसमें बना हुआ है। अब आगे की राय में देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में देखें कि कॉलेजियम को न्यायाधीशों के चयन में पर्याप्त रक्षोपार्य को पारदर्शिता अपनानी चाहिए, जिससे उच्चतर न्यायालयों में अधिक क्षमतावान और सत्यनिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके। न्यायालयों में न्यायपालिका में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा को अपनाया जा सकता है और अनुच्छेद 224A और 128 के प्रयोग करके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। दीवानी मामले के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अदालतों पर कार्य को बोझ को कम करने में और लीगल प्रैक्टिस को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी, तथा अलग अलग ADR भी शामिल होगा, जिसमें लोक अदालत, विवाचन, मध्यस्थता और सुलह शामिल होते हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में, जिसमें सरकार द्वारा न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विकास एवं उन्नयन, न्यायिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें सुनवाई को निर्णय देने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। न्यायदांडिक न्याय या प्रक्रियात्मक कानूनों में परिवर्तन होगा, जिससे उल्लंघनों के अपराधीकरण को कम किया जा सकता है तथा गंभीर प्रकृति वाले अपराधों की कंपाउंडिंग या संयोजन दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शिकायत निवारण होना चाहिए, जिससे सरकारी विभागों में एक मजबूत आंतरिक सेवा कारण निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों विभागों के विवादों को सुलझाने के लिए एक प्राधिकृत अधिकारियों को सशक्त बनाया जा सकता है। कानूनों को पालन करने के लिए समाज का निर्माण करने की कानून नागरिकों द्वारा कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन और दंड आधारित मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए की गई पहलों में आता है, जैसे प्रक्रिया ज्ञापन 2006। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं की सूचीबद्ध किया गया है, जिसके उद्देश्यों के लिए सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की गई है, जिसमें पहला आता है न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाना, दूसरा आता है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु सुप्रीम कोर्ट के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित करना। प्रोजेक्ट सहयोग के बारे में, इससे लंबित मामलों को कम करने में शुरू किया जा सकता है। कानूनी सूचना प्रबंधन ब्रीफिंग सिस्टम के बारे में कि वेब आधारित एक एप्लीकेशन होता है, जिसे केंद्र सरकार से जुड़े मामलों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी रूप से निगरानी करने के लिए आरंभ किया गया। मध्यस्थता विधेयक 2023 के बारे में, यह मुकदमे पूर्व मध्यस्थता का प्रावधान करता है। ई न्यायालय के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए ई न्यायालय स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति के संदर्भ में यह संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को रोकना, नियंत्रित करने तथा कम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। अब आता है कि प्रवर्तन निर्देशालय के संदर्भ में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक के कार्यकाल में एक किए गए विस्तार में तीसरी सेवा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया है। अन्य
संबंधित तथ्यों में देखें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ संशोधनों को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021 में कुछ संशोधन किए हैं। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 2021 में फंडामेंटल रूल्स 2021 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों के अनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दे सकती है, जिसे सरल शब्दों में 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद लगातार 3 साल तक सेवा का विस्तार बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ईडी के वर्तमान निर्देशन या सेवा विस्तार गैरकानूनी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन करता है तथा 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निर्देशक के कार्यकाल में किए जाने वाले अतिरिक्त विस्तार पर रोक लगा दी थी। आप जानते हैं प्रवर्तन निर्देशालय के निम्नलिखित कानूनों को किस तरीके से लागू किया गया है, जिसमें पहला आता है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत प्रायोजिक एजेंसी इसके संदर्भ में कुछ कानून आते हैं। फिर आता है प्रवर्तन निर्देशालय के बारे में कि प्रवर्तन निर्देशालय एक बहुविषयक और कई अलग अलग कामकाज को देखने और कानूनों को लागू करने वाला एक संगठन है, जिसमें आर्थिक अपराधों तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों को उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिकृत है, जिसमें यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ईडी के निर्देशक की नियुक्ति के संदर्भ में देखते हैं कि इसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसमें कार्यकाल में 2 वर्ष से कम की अवधि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें कहीं और स्थानांतरण के लिए सीबी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की मंजूरी मिलनी चाहिए। सीबीसी अधिनियम 2021 में ईडी के निर्देशक के 2 वर्ष के अनिवार्य कार्यकाल के बाद से उसमें अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दिए जा सकते हैं। ईडी की शक्तियों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें परिसंपत्तियों को जब्त करने की शक्ति होती है, जिसमें ईडी किसी भी व्यक्ति की परिसंपत्तियों की तलाशी ले सकता है, उन्हें जब्त कर सकता है और ईडी यह कार्यवाही उपलब्ध सूचना और संदेह करने के लिए लिखित कारणों के आधार पर करता है। फिर आता है समन जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कि फेमा के तहत ईडी को किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जांच करने का अधिकार होता है जिसमें फेमा के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन का आरोप होता है। इसके अतिरिक्त ईडी के अन्वेषण, निरीक्षण, साक्ष्य जुटाने, समन जारी करने, जांच करने, आदेश जारी करने आदि के संबंध में एक सिविल न्याय की शक्ति प्राप्त होती है। गिरफ्तार करने की शक्ति के संदर्भ में देखते हैं कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम और फेमा अधिनियम 1999 के उल्लंघन जांच करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसमें इन मामलों में पुलिस द्वारा औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना ही जांच और गिरफ्तारी की जा सकती है। रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों की स्वीकार्यता के संदर्भ में कि वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। चूंकि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होता है, इसलिए इसे आत्मदोषारोपण के आधार पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। जुर्माने, अर्थदंड और अर्थदंड की बकाया राशि की वसूली के संदर्भ में प्रवर्तन निर्देशालय ने फेमा के तहत संबंधित व्यक्ति से जुर्माने, अर्थदंड तथा अर्थदंड की बकाया राशि की वसूली के आवश्यक कदम उठा सकता है। ईडी से संबंधित मुद्दे में देखते हैं कि इसमें आरोपी के दोष सिद्ध होने की निम्न दर होती है, जो वर्ष 2014 से 2022 तक होती है, जो ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी या जांच के आरोपों के दोष सिद्ध करार करने की दिशा में 0.5% के से कम होती है। इसमें पारदर्शिता में कमी होती है, विश्वसनीयता में गिरावट आती है तथा कार्यबल की कमी होती है। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें क्षमता बढ़ाना कि वर्तमान समय में ईडी व कार्यबल में वृद्धि करने और उन्हें आधुनिक तरीके से संबंधित उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। इससे अधिक मूल्य वाले धन शोधन, साइबर अपराध, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलों में वृद्धि होने की प्रभावी समाधान किया जा सकता है। विनिमय के संदर्भ में देखते हैं कि ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रयोग के तहत विवेकाधिकार विधि के शासन द्वारा निर्देशित होने चाहिए। लंबित मामले को कम किया जा सकता है, जिसमें अधिनिर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष पीठों की स्थापना जैसे उपाय किए जाने चाहिए। निरीक्षण पर समिति के संदर्भ में इसमें देखते हैं कि यह चयन प्रक्रिया की निगरानी और उससे व्यवस्थित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जागरूकता और सुरक्षा के संदर्भ में ईडी की भूमिका में लोग को जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसके साथ ही छवि में सुधार किया जाना चाहिए और विशिल विलोहर के आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप पढ़ते हैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022 के बारे में। हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने बहुराज्य सोसाइटी सरकारी सोसाइटी विधेयक 2022 को पारित किया। यह विधेयक बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए पेश किया गया है। आप जानते हैं बहुराज्य सरकारी सोसाइटी विधेयक या अधिनियम 2002 के बारे में, फिर जानेंगे 2022 अधिनियम के बारे में। इसका उद्देश्य था 2002 का उद्देश्य उन सहकारी समितियों से था जिसमें कानूनों को समेकित और संशोधित करना होता है, जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं होता है और जो एक से अधिक राज्यों में सदस्यों की हितों की पूर्ति करते हैं।
अधिनियम के मुख्य प्रावधानों के संदर्भ में देखते हैं कि यह किन समितियों पर लागू होता है। यह उन सभी समितियों पर लागू होता है जिनका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं होता है और इनका पंजीकरण एक अधिनियम के तहत सभी MCCS केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। इसे आंतरिक गवर्नेंस के तौर पर देखते हैं कि यह प्रत्येक बहुराज्य सहकारी समिति और अपनी आंतरिक गवर्नेंस के लिए एक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपनियम बना सकती। पुनर्गठन के संदर्भ में इसमें किसी सरकारी समितियों के बैंकों के समामेलन पुनर्गठन की योजना केंद्रीय रजिस्टर द्वारा की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार के निर्देश के लिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार किया गया है, जिसमें RBI की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह और अन्य बात 2021 के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान का भाग 9B में केवल बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है। अब आता है अन्य घटनाक्रम के संदर्भ में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSCS अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक तीन बहुराज्य सहकारी समितियों पर गठन को मंजूरी दी है, जिसमें राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति निर्यात समिति और राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक समिति और राष्ट्रीय बहुराज्य सरकारी बीज समिति भी शामिल है। अब जानते हैं कि संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि पहले से संशोधन बना हुआ था, आखिर इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाग 9B के साथ अनुरूपता के संदर्भ में देखते हैं कि संविधान के संशोधन 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान में भाग 9B में शामिल किया गया था और इस भाग में MSCS के अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। सहकारिता के सिद्धांतों के अनुपालन के संदर्भ में इसका उद्देश्य मौजूदा कानूनों की कमियों को दूर करना, सहकारी समितियों के अनुसार MCCS को गवर्नेंस को मजबूत करना है। MSCS के में सुधारों की आवश्यकता के संदर्भ में विविध सुधारों को सक्रिय रूप से लागू करने की जरूरत होती है, जिसमें आसान डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया, सदस्यता की प्रक्रिया को अधिक सार्थक व सक्रिय बनाना, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना अधिकारी नियुक्त करना तथा शिकायतों का निवारण करना आदि इसके अंतर्गत होता है। एक समर्पित निधि के माध्यम से ऋण MSCS के पुनरुद्धार के लिए एक ऋण बहुराज्य सहकारी समिति होती है, जिसका संचयन उसकी पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व अधिशेष के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसमें 2 वित्तीय वर्ष के नगद घाटा हुआ हो उसके संदर्भ में। अब आता है सहकारी सिद्धांत में देखते हैं कि सहकारी सिद्धांत के संदर्भ में पहला आता है स्वैच्छिक और खुली सदस्यता का होना, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होना, शिक्षण प्रशिक्षण और जानकारी का होना, सदस्यों की ओर से लोकतांत्रिक नियंत्रण का होना, स्वाधीनता और स्वायत्तता का होना और समुदाय के लिए सरोकार के सहकारी सिद्धांत का होना इसके अंतर्गत है। विधेयक के मूल बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो जिसमें पहला आता है कि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें एक बहुराज्य सहकारी समिति बोर्ड का निर्वाचन उसके मौजूदा बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें विधेयक निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड के चुनाव कराने के लिए एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अधिकतम सदस्य होंगे, जिसमें केंद्र सरकार इस समिति के सुझाव के आधार पर इस समिति को नियुक्त करेगी। सहकारी समितियों के समामेलन और विभाजन के संदर्भ में देखते हैं कि इस समिति के अधिनियम के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों के समामेलन और विभाजन का प्रावधान होता है, जिसमें संबंधित का राज्यों के कानून को पंजीकृत मौजूदा MSCS की विलय करने की अनुमति होती है। ऋण सहकारी समितियों के लिए निधि के संदर्भ में इसमें ऋण सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सरकारी पुनर्वास पुनर्निर्माण विकास कोष की शुरुआत की गई है, जिसमें ऋण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिसमें इस निधि को वित्त पोषण उन बहुराज्य सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा जो पिछले 3 वित्तीय वर्षों से लाभ ले रही हैं। ये समितियाँ कोष में या तो 1 करोड़ रुपया अपने शुद्ध लाभ का प्रतिशत एक जो भी कम होगा जमा करेंगे। सहकारी शेयरधारता के मोचन पर प्रतिबंध के संदर्भ में अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि बहुराज्य सहकारी समिति में किसी सरकार के प्राधिकरण के शेयरों को उस समिति के उप कानूनों के आधार पर मोचन किया जा सकता है, जिसमें विधेयक में यह है प्रावधान किया गया है कि MSCS में केंद्र सरकारों द्वारा धारित किसी भी शेयर को शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति के बिना बनाया नहीं जा सकता है। शिकायतों के निवारण के संदर्भ में देखते हैं कि विधेयकों के अनुसार केंद्र सरकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले एक या एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करती है, जिसमें लोकपाल के निर्देशों के खिलाफ केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास अपील दायर की जा सकती है। निर्देशक मंडल की संरचना के संदर्भ में देखें कि यह एक बहुराज्य सहकारी समिति बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं, जिसमें बोर्ड 2 अतिरिक्त निदेशक शामिल होंगे, जिसमें विधेयक में शामिल करने के लिए निदेशक मंडल की संरचना में संशोधन करता है, जिसमें एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य होता है और 2 महिला सदस्य होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो इसमें बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनर्गठन को सफल बनाने के लिए इनके सदस्यों की क्षमता निर्माण और उनकी सहायता के लिए एक प्रौद्योगिकी को अपनाने के संबंध में प्रयास करने होंगे। आप जानते हैं
सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 के बारे में, जिसमें हाल ही में संसद के दोनों सदनों में सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को पारित किया गया है, जिससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं कि इस विधेयक में सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसमें इस अधिनियम को सिनेमेटोग्राफी फिल्मों के प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने, सिनेमेटोग्राफी का उपयोग करने, प्रदर्शनों को विनियमित करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया, जिसमें 1952 के अधिनियम के तहत फिल्मों के प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें CBFC द्वारा किए गए प्रमाण पत्र कंटेंट के अनुसार संशोधित या समाप्त किए जा सकते हैं और यह बोर्ड फिल्मों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा सकता है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य नई प्रमाणन प्रक्रिया को शुरू करके प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और वर्तमान के अनुरूप बनाना होता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के बारे में, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसमें यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय होता है जो सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के तहत प्रावधानों में सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। इनका विजन सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 और सिनेमेटोग्राफी नियम 1983 के प्रावधानों के अंतर्गत उचित व स्वस्थ मनोरंजन सुनिश्चित करता है, जिसका उद्देश्य प्रमाण प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है। CBFC की उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना तथा प्रमाण प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक बनाना है। इससे कुछ और गैर सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष शामिल होते हैं। इन सभी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें 9 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी स्थित होती है। इसके द्वारा एडवाइजरी के आधार पर फिल्मों की जांच की सहायता भी की जाती है। अब आता है संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान के संदर्भ में, जिसमें पहला आता है आयु आधारित प्रमाण पत्र के बारे में, जिसमें विधेयक यूए मतलब इस श्रेणी में फिल्म 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी अभिभावक के मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं के तहत 3 आयु निर्धारित करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है, जिसमें यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+ होता है, जिसमें ये आयु आधारित मानक माता पिता तथा अभिभावकों के लिए बनाए गए हों और इसमें से वे माध्यम निर्धारित कर सकते हैं जो उन बच्चों के लिए ऐसी फिल्म देखनी चाहिए अथवा नहीं, ये केवल अनुशंसात्मक होते हैं। फिर आता है टेलीविजन या अन्य मीडिया के अलग प्रमाण पत्र के बारे में, जिसमें AIS प्रमाण पत्र वाली फिल्मों में टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहते हैं, जिसमें 10 वर्ष की वर्तमान वैधता के विपरीत हमेशा के लिए वैध होंगे। केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों में देखते हैं कि यह वर्तमान भारत संघ बनाम के संकल्पा बाद 2000 के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अधिनियम की धारा 6A में निरस्त करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि यह केंद्र CBFC द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों पर पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। फिल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाना, जिसमें यह विधेयक फिल्मों के अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन को रोक लगाता है। साथ ही यह कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध बनाता है। अर्थदंड के संदर्भ में देखें कि यह अर्थदंड विधेयक नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही का प्रदर्शन करता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह विधेयक फिल्म उद्योग के समक्ष आने वाली मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही यह नई प्रमाणन श्रेणियों द्वारा कंटेंट को विनियमित करता है और वर्तमान समय के दर्शक में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की ओर झुकाव में वृद्धि को देखते हुए समाज एवं उनके इस उद्योग की बेहतरी के लिए इन सब में अवश्य विनिमय करना आवश्यक समझाता है। आप जानते हैं संबंधित सुर्खियों के संदर्भ में पहली आती है चुप रहने के अधिकार के संदर्भ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी अपराधियों को चुप रहने के अधिकार है तथा जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। चुप रहने के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 के तहत इसमें निहित है कि अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिसमें हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित होता है, जिसमें जिस व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही है यह अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है, जिसमें वकील रखने का अधिकार भी नहीं होता है। नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 के उल्लंघन हो सकता है। अब आता है मतदाताओं को लुभाने हेतु उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कि मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की हुई है, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया के उद्देश्य विधानसभा और आम चुनावों के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार तथा तस्करी की वस्तुओं के इस्तेमाल को रोकना है। जिससे पहले चुनाव आयोग ने चिंता व्यक्त की थी कि तस्करी के समान प्रतिबंधित वस्तुओं तथा
अन्य अवैध वस्तुओं का उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा सकता है। अब जानते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी कमिश्नरेट, कस्टम हाउस, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए स्थापित एक प्रशासनिक अधिकरण है, जिसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय है, जिसकी एक अध्यक्ष और सभी अधीनस्थ निकायों के सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य यह सीमा सुरक्षा तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और उनके संग्रह से संबंधित नीतियों के निर्माण में भाग लेता है, और इसके अलावा यह तस्करी की रोकथाम, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स आदि से जुड़े मामले को भी देखता है। एसओपी के बारे में, एसओपी के संदर्भ में देखते हैं कि यह जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन आधारित या मुफ्त में ईंधन या नकदी के वितरण की निगरानी करेगा। यह वाहनों की जांच करने तथा भंडार गृहों के सत्यापन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम गठित की जाएगी, और निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के राजनीतिक दल से संबंधित साड़ी, शर्ट, दल से संबंधित झंडों आदि को लाने ले जाने के वितरण पर नजर रखना होता है। और यह कार्य जीएसटी टीम ई वे बिल की जाँच संपन्न करेगी, और ई वे बिल न होने पर इस सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। अब आता है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिकाओं के सीमांकन के बारे में, जिसमें केंद्र सरकार ने डिजिटल बाजारों पर विनियमन के दोहराव की भावनाओं को दूर करने के लिए दोनों मंत्रालयों की भूमिकाओं का सीमांकन किया है, जिसमें यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत डिजिटल बाजार में 2025-26 तक $1 ट्रिलियन का पहुंच सकता है, जिसमें एमसीए के डिजिटल बाजार में सभी प्रतिस्पर्धात्मक मुद्दों पर समाधान करने के लिए एक नोडल मंत्रालय होता है, जिसमें क्षेत्र विषय जुड़े मामले देखेगा, जो केंद्र सरकार में भारत के डिजिटल व्यापार में विविध पहलुओं को विनियमित करने के लिए डिजिटल इंडिया अधिनियम, डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून सहित अन्य कानून की दिशा में पैटर्न कर रही है। अब जानते हैं डार्क पैटर्न के बारे में। डार्क पैटर्न के संदर्भ में देखते हैं। डार्क पैटर्न में आता है कि इसमें डार्क पैटर्न के संदर्भ में आएगा कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने डार्क पैटर्न से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हुए। इन दिशा निर्देशों में 1 सितंबर 2023 से लागू किया जाएगा, जिसमें डार्क पैटर्न का एक भ्रामक यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें इस तरह की धोखाधड़ी, चालाकी या हेरफेर हो करता है, जिसमें उपयोगकर्ता उसके लिए हितों की हानिकारक विकल्प चुनने में लगते हैं। जो उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता द्वारा अधिक महंगा उत्पाद खरीदना, शुरुआत में जो राशि बताई गई या दर्शाई गई उसमें अधिक भुगतान करना आदि शामिल होता है। अब आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विशेष विज्ञापनों को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह दिशा निर्देश ऑनलाइन विज्ञापनों के 4 अलग अलग तरीकों से निपटने के लिए उपाय दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है ड्रग प्राइसिंग के बारे में, दूसरा आता है फॉल्ट अर्जेंसी, तीसरा आता है विशिष्ट विज्ञापन, और चौथा आता है बेट एंड स्विच के बारे में, जिसमें आता है पहला आता है डीप प्राइसिंग के बारे में, जिसके तहत देखते हैं कि ग्राहकों को शुरू में उत्पाद के कुल मूल्य में कम मूल्य बताया जाता है, जिसमें जब ग्राहक उत्पाद को खरीदता है तब उसे कुल मूल्य के बारे में पता चलता है, जिसमें दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को बताए गए मूल्य में सभी गैर वैकल्पिक कर, शुल्क, फीस आदि शामिल होने चाहिए, जो सभी ज़्यादातर खरीदारों पर लागू होते हैं। फिर आता है फॉल्स अर्जेंसी के बारे में, जिसमें कंपनियां ये कहती हैं कि यह किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा की मात्रा बहुत सीमित होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। विज्ञापनदाताओं द्वारा सीमित मात्रा क्षेत्र में संदेश, जैसे हवाई जहाज में सीटों की संख्या को डिस्प्ले करते समय स्टॉक की स्थिति बताना अनिवार्य होता है, और ऐसे ही संदेशों की भ्रामकता की सही जांच भी हो सकती है। आप जानते हैं विशिष्ट विज्ञापन प्रक्रिया में कि यह संपादकीय ऑर्गेनाइज कंटेंट के समान प्रारूप वाले विज्ञापनों के स्पष्ट रूप से बताना होगा, जिसमें यही एक विज्ञापन है, जिसे उदाहरण के तौर पर इन्फ्लुएंसर रिपोर्ट्स, पेड रिव्यू, संपादकीय कंटेंट की तरह दिखने के लिए रखे गए विज्ञापन हो सकते हैं। बैट एंड स्विच के संदर्भ में इसमें के तहत विज्ञापन में दिखाई गई सेवा की बजाय निम्न गुणवत्ता वाले किसी दूसरे उत्पाद में सेवा की आपूर्ति शामिल होती है। आप जानते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बारे में, जिसका गठन 1985 में विज्ञापन तथा मीडिया उद्योग के पेशेवरों द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय विज्ञापन को शालीन, निष्पक्ष और ईमानदार बनाना है। यह एक स्वैच्छिक स्व विनियामक संगठन है, जिसमें भारत में विपणन रचनात्मक क्षेत्र को मीडिया और संबद्ध कंपनियों के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें ASCI विज्ञापन के स्व विनियम के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध किया गया है। यहाँ पर यह वीडियो फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।